हेलो गाइज, आप सबका स्वागत है श्री राम स्पेशल चैनल पर। गाइज, मेरा नाम अंजू गोस्वामी है। गाइज, ये करेंट अफेयर की सीरीज चलाई जा रही है। जो ये सीरीज जो है ये 12 जून 2020 को होने वाली आपका यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए टारगेटेड है। तो गाइज, जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर से हम यही बता रहे हैं कि जिन जिन बच्चों ने अगर साल भर करेंट अफेयर नहीं पढ़ा है, या जिन बच्चों को ये नहीं पता कि हमें कौन सी मैगजीन पढ़नी कौन सी छोड़नी है, तो ये आराम से 20 दिन की क्लास लेकर आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर स्कोर कर सकते हैं करेंट अफेयर में। अब आपको भी पता है कि करंट अफेयर 30 से 32 क्वेश्चन करंट अफेयर के आते हैं, कम से कम 30 से 40 तक पहुंच जा रहे हैं। ठीक है, तो आपसे हल्के में नहीं ले सकते हैं। और ओनली आपके 150 क्वेश्चन पूरे होते हैं। 150 में अगर आप 100 क्वेश्चन कर लेते हैं बिल्कुल सही, तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। ये आप समझ लीजिए। ठीक है, अब यहाँ से आप सिर्फ 100 क्वेश्चन करना, 100 में से आपके 30 से 40 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के हैं। कितना बड़ा रोल है आपका करंट अफेयर का, तो आप इसे हल्के में बिल्कुल मत लीजिए। ठीक है, तो इसलिए कह रहे हैं कि 20 दिन की आपकी मेहनत है। 20 दिन अगर ये सीरीज आप देखते हैं अच्छे से मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर आप स्कोर कर सकते हैं। 6 महीने की पूरी करंट अफेयर आपको इस सीरीज में कराई जाएगी, दिसंबर से लेकर पूरी मई तक। 20 मई तक एग्जाम के 15 दिन पहले का बस नहीं आता, नहीं उसके पहले का सब आता है। ठीक है, लेटेस्ट पूछे जाते हैं करंट अफेयर। 6 महीने का करंट अफेयर बहुत ज्यादा आता है। तो चलिए गाइस, हम चलते हैं अपने लेक्चर की ओर। सांसद आदर्श ग्राम योजना, ये आपकी सुनी सुनाई योजना है। जो बच्चे पुराने हैं वो जानते होंगे सांसद आदर्श ग्राम योजना। अब ये फिर से चर्चा में आई हुई है। ये क्यों चर्चा में आई है, इसकी चर्चा करते हैं। सांसद आदर्श ग्राम योजना, देखिए इस योजना के बारे में अभी सूचना जारी की गई गवर्नमेंट की तरफ से कि जो आजादी का जो महोत्सव मनाया जा रहा है, ठीक है, तो उसमें ये घोषणा की गई है कि जहाँ जो हमारे राज्य हैं उनके आदर्श ग्राम की घोषणा की जाएगी। ठीक है, तो हर राज्य के एक डिसाइड कर दिया गया है कि इतने ग्राम घोषित किए जाएंगे आदर्श ग्राम के तहत। अब ये आदर्श ग्राम क्या है, जैसे कुछ बच्चों को नहीं पता, मैं बता देती हूँ। आदर्श ग्राम क्या है, एक बुनियादी सुविधा देना ताकि वहाँ का मानव विकास हो सके, सामाजिक असमानता को समाप्त किया जा सके, गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा सके, वहाँ गांव में शहरों जैसी सुविधाएं प्रोवाइड की जा सके। ये है आदर्श ग्राम योजना। ठीक है, आदर्श ग्राम योजना का यही उद्देश्य है। तो चलिए अब देखते हैं ये स्टार्ट कब हुआ। ये स्टार्ट हुआ आपका 11 अक्टूबर। योजना से क्वेश्चन आपके आते हैं गाइस, इसे आप हल्के में मत लीजिएगा। और डेट पूछ लेता है कि ये योजना कब स्टार्ट हुई। 11 अक्टूबर 2014 को ये स्टार्ट हुई थी। इस दिन लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी की जयंती होती है। जयप्रकाश नारायण जी की जयंती होती है। ठीक है, तभी 11 अक्टूबर को 2014 को आदर्श ग्राम योजना लॉन्च किया गया था। इसका जो उद्देश्य है 2025 तक, ये डेट बिल्कुल याद रख लीजिएगा। 2025 तक एससी बहुल क्षेत्र एससी बहुल क्षेत्र को आदर्श ग्राम बनाना है। आदर्श ग्राम बनाना है। आप हमारे साथ लिखते हुए चले, हम बोल भी रहे हैं तो ऐसे आप आराम से लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, 2025 तक एससी बहुल क्षेत्र को आदर्श ग्राम योजना बनाना है, आदर्श ग्राम बनाना है। ठीक है, जिसकी घोषणा करने की बात की गई है। जुलाई 2020 में घोषणा की जाएगी आदर्श ग्राम की। सभी राज्य के आदर्श ग्रामों की घोषणा की जाएगी 2022 जुलाई 2022 में। तो इसकी जो शुरुआत होगी उस घोषणा की, वो आंध्र प्रदेश से होगी। आंध्र प्रदेश से, ठीक है, आंध्र प्रदेश से होगी। वहां के 800 ग्राम को आदर्श ग्राम घोषित किया जाएगा। इसी तरीके से आपके यूपी के 2,500 ग्राम को आदर्श ग्राम घोषित किया जाएगा। ठीक है, आदर्श ग्राम घोषित किया जाएगा। आप इसे नोट करते हुए चलें आराम से। ये इसको बिल्कुल मत भूलिएगा, पूछ लेता है कि सांसद आदर्श ग्राम की योजना का जो उद्देश्य है वो कब तक है। एससी बहुल क्षेत्रों को आदर्श ग्राम बनाने का 2025, 2024, 2023 ऐसे करके दे देगा आपसे। ठीक है, तो ये सन याद रखिएगा, 2025 तक इसका लक्ष्य है। अभी देखिए,
अभी आपका शीतकालीन ओलंपिक आयोजित हुआ है फरवरी में, ठीक है। तो अब शीतकालीन ओलंपिक के बारे में पढ़ लेते हैं। आप बताइए, आप लोगों को पता होगा शीतकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित किए गए? शीतकालीन ओलंपिक 2022 ये चीन के बीजिंग शहर में आयोजित हुआ है। चीन का बीजिंग शहर ने इसकी मेजबानी की है। ये जो चला है, ये चला है आपका 4 फरवरी से लेके 20 फरवरी तक, ठीक है। ये पता होना चाहिए। ये 24वां संस्करण था, ठीक है। इसका जो 25वां संस्करण होगा गाइस, ये जो 25वां संस्करण होगा वो होगा आपका इटली में। 25वां संस्करण जो होगा अब वो 2026 में होगा, अब वो होगा आपका इटली में। नोट करते हुए चले, आपसे पूछ लेगा 25वां संस्करण कब होगा, 2026 में इटली में होगा, ठीक है। 23वां संस्करण 23वां संस्करण 23वां संस्करण आपका हुआ है 2018 में। ये 4 साल में ये खेल आयोजित किए जाते हैं। शीतकालीन ओलंपिक हो या ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हो, ये मतलब 4 सालों में आयोजित किए जाते हैं। ये 23वां जो संस्करण हुआ वो 2018 में हुआ, दक्षिण कोरिया में हुआ है। इस बीजिंग शहर की एक खास बात, ये पहला ऐसा शहर बन गया है, पहला ऐसा शहर बना है जहां ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी किया है। ठीक है, ये आपका बीजिंग पहला ऐसा शहर बन गया जो ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी किया है। ग्रीष्मकालीन की मेजबानी इसने 2008 में किया था। खैर आपको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इतना जानिए कि पहला ऐसा शहर बन चुका है कि जो ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी किया है, ठीक है। फिर आपका इसमें भारत की तरफ से कौन से खिलाड़ी भाग लिए हैं? भारत की तरफ से सिर्फ एक खिलाड़ी भाग लिए हैं, वो है आपका आरिफ खान। आरिफ खान है, ये जम्मू कश्मीर के हैं। नोट करते हुए चले, आरिफ खान है, जम्मू कश्मीर के हैं। ये किस खेल से रिलेटेड है? ये एक अल्पाइन स्कीइंग एक अल्पाइन स्कीइंग खेल होता है, ये उससे रिलेटेड है, ठीक है। सिर्फ एक ही खिलाड़ी भाग लिए थे, ये कोई पदक नहीं लेकर आए, ठीक है। 0 है, भारत को कोई पदक नहीं मिला है इस शीतकालीन ओलंपिक में, ठीक है। इसमें जो सबसे ज्यादा पदक जीतने वाला राष्ट्र है वो है आपका, देखिए सबसे अधिक जो पदक जीता है वो पहले नंबर पर है आपका नॉर्वे, सबसे अधिक। फिर है आपका जर्मनी, फिर है आपका चीन, फिर है आपका अमेरिका। बस आप इतना जानिए कितना पदक है, ऐसा कुछ नहीं पूछेगा। नॉर्वे सबसे अधिक पदक जीता है, फिर जर्मनी है, फिर चीन है, फिर अमेरिका है, ठीक है। नॉर्वे की झोली में 37 पदक आए हैं, जिसमें से गोल्ड ज्यादा है। और जर्मनी की इसमें आए हैं 27 पदक, ठीक है। चीन की इसमें आए हैं 15, और इनकी इसमें आए 25। लेकिन अभी आप कहेंगे कि 25 इनकी इसमें आए हैं तो मैम जब 25 पदक इनकी इसमें आए तो तीसरे नंबर पे तो ये होना चाहिए। नहीं गाइस, किसी देश की जीत और हार का पता उसके गोल्ड से होता है। तो सबसे ज्यादा गोल्ड चाइना ने पाया है, चाइना ने समथिंग 9 गोल्ड पाया है, अमेरिका ने 8 गोल्ड पाया है। इसी के आधार पर ये होता है कि सबसे अधिक पदक किसने जीता, ठीक है। तो सबसे अधिक पदक आपका नॉर्वे है, फिर जर्मनी है, फिर चीन है, फिर अमेरिका है, ठीक है। भारत की झोली में कोई भी पदक नहीं आया हुआ है। चौबीसों जो शीतकालीन ओलंपिक हुआ है, इसका जो शुभांकर है, शुभांकर वो है आपका बिंग डोइन डोइन,
बीइंग डोन, ठीक है। इसका जो ध्येय है या मोटो कह लीजिए, वो है आपका टुगेदर फॉर ए शेयर फ्यूचर, ठीक है। टुगेदर फॉर ए शेयर फ्यूचर इसका जो ध्येय है। नोट कर लीजिए, आप नोट करते हुए चलें। अपने तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। नवीकरणीय केंद्रीय नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने रिपोर्ट जारी की है। क्वेश्चन बनते हैं, मंत्रालय ने रिपोर्ट जारी की है, ठीक है। ये जो रिपोर्ट जारी की गई है 2022 जनवरी 2022 में जारी की गई है। इसमें सौर ऊर्जा क्षमता विकसित किस राष्ट्र ने सबसे अधिक किया, किस राज्य ने सबसे अधिक किया, सॉरी राष्ट्र नहीं राज्य है। ये केंद्रीय नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने रिपोर्ट जारी की जनवरी 2022 में। सौर ऊर्जा क्षमता विकसित करने वाला पहला राज्य जिसकी सौर ऊर्जा में सबसे अधिक क्षमता है, वो है आपका गुजरात, ठीक है गाइस। प्रथम स्थान पर आपका है सॉरी राजस्थान। प्रथम स्थान में आपका राजस्थान है, आपके पहले प्रथम स्थान पर है, ठीक है। फिर आपका है दूसरे नंबर पर है आपका कर्नाटक, ये आपका दूसरे नंबर पर है। तीसरे नंबर पर है गुजरात, ये मिस्टेक हो गई थी, गलती से मैं पहला लिख गया था, ये आपका तीसरे नंबर पर है, ठीक है। तो सौर ऊर्जा क्षमता विकसित करने में सबसे अधिक जिसने विकसित किया है वो राजस्थान है पहले नंबर पर, फिर आपका कर्नाटक है, फिर गुजरात है, ठीक है। भारत की सौर ऊर्जा क्षमता का जो सौर ऊर्जा क्षमता है भारत की, जो वो लगभग मैं बता रही हूँ 50,000 है, 50,000 है, ठीक है। लगभग 49,000 कुछ है, लगभग आप 50,000 कह सकते हैं, ठीक है। इनकी जो राजस्थान ने जो क्षमता विकसित की है वो है 10,506 मेगावाट। कर्नाटक का है 7,535 मेगावाट। गुजरात का है 6,309 मेगावाट। बस आप इतना याद रखें कि सौर ऊर्जा क्षमता विकसित करने में जो पहला राज्य है वो आपका राजस्थान है, फिर आपका कर्नाटक है, फिर आपका गुजरात है। ये डेटा याद रखने की जरूरत नहीं है, बस मैंने ऐसे बता दिया है मोटा मोटा कि आपको पता रहे, ठीक है। आप लोगों के लिए सबसे अच्छी बात यह कि आप खुश हो सकते हैं कि जो भारत पहले मिसाइल आयात करता था, अब भारत ऐसे सीरीज में खड़ा है जहां भारत अब मिसाइल को निर्यात करने के कगार में खड़ा है, ठीक है। तो ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में मैंने बताया था पिछले क्लासेस में कि ब्रह्मोस मिसाइल जो है आपकी उसे उसे रसिया और भारत दोनों मिलकर विकसित किया है ब्रह्मोस, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने बताया था। अब ब्रह्मोस मिसाइल का जो निर्यात का जो ऑर्डर लिया, पहला ऑर्डर, ये इसलिए इंपॉर्टेंट बन जा रहा है कि ये पहला ऑर्डर है, निर्यात का पहला ऑर्डर लिया है, वो लिया है फिलीपींस से। फिलीपींस को भारत निर्यात करेगा ब्रह्मोस मिसाइल, ठीक है। और बाकी मैंने ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण केंद्र बताया था लखनऊ। तो ये ब्रह्मोस मिसाइल का जो निर्यात का पहला ऑर्डर भारत ने लिया है वो फिलीपींस से लिया है, फिलीपींस को निर्यात करेगा।
एक पढ़े भारत अभियान स्टार्ट किया गया है। ठीक है, पढ़े भारत अभियान का जो उद्देश्य था, वो उद्देश्य है कि जो मातृभाषा है, क्षेत्रीय भाषा है, उनको प्रोत्साहित किया जाए। ठीक है, तो ये 100 दिन का प्रोग्राम है, पढ़े भारत अभियान। पढ़े भारत अभियान इसे शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा। ठीक है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। ये अभियान 1 जनवरी 2022 से शुरू किया गया है। इसका जो समापन है वो 10 अप्रैल 2022 है। ठीक है, शुरू 1 जनवरी 2022, समापन जो है 10 अप्रैल 2022। जो इसका उद्देश्य मैंने बताया कि रचना, जो क्रिएटिविटी है उसको बढ़ावा देना है, विचारों को बढ़ावा देना है, मौखिक हो चाहे लिखित हो। ठीक है, इसके बाद जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, मातृभाषाएं, उनको प्रोत्साहित करना है। ये 100 दिन का प्रोग्राम है, मैंने आपको बताया। हाँ, ये जरूर लिख लीजिए, ये 100 डेज का प्रोग्राम है। ठीक है, ये 100 डेज तक चलेगा, चल चुका है, तो ये 100 डेज तक चला है ये प्रोग्राम। ठीक है, आपको 21 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय मातृ दिवस मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। इसी दिन को, इसी प्रोग्राम के तहत कहानी पढ़ो अपनी भाषा में, अपनी मातृभाषा को प्रोत्साहित करने के लिए कहानी पढ़ो अपनी भाषा में, इस दिन मनाया गया, कहानी पढ़ो अपनी भाषा में। 21 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, देखिए आपकी जनगणना होने वाली है, उस जनगणना में संशोधन किया गया है। ठीक है, अब जो नया फीचर डाला गया है, जनगणना पे नया फीचर डाले गए हैं, वो नया फीचर है आपका जनगणना नियम 1990 में संशोधन किया गया है। संशोधन किया गया है, इसमें जो नया फीचर डाला गया जो पहले नहीं था, वो है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म और स्वगणना। अब ये स्वगणना क्या है? स्वगणना में आप क्या करेंगे कि आप अपने बारे में जितनी भी क्वेरी हैं, आप अपने बारे में स्वयं जाके सारी चीजें भर के आप जमा कर सकते हैं। जैसे लोग आपके यहाँ आते हैं, जनगणना करने वाले जो आते हैं, वो पूछते हैं आपसे आके घर घर, लेकिन अब क्या है कि स्वगणना मतलब आप स्वयं अपनी सारी जितनी भी क्वेरीज हैं, सारी क्वेरीज को डाल के आप जमा कर सकते हैं। ठीक है, तो स्वगणना और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ये 2 फीचर ऐड किए गए हैं। बस जनगणना नियम 1990 में संशोधन करके ये फीचर ऐड किया गया, बस इतना ही जानिए आप, इससे ज्यादा नहीं। भारत के एक आपका ऐसा राज्य है जो किसानों से ई खरीद करता है, ई खरीद करने वाला पहला राज्य बन गया है, तो वो राज्य आपका है हरियाणा। ई खरीद करने वाला पहला राज्य आपका हरियाणा बन गया है। अब देखिए किसानों को कितना अच्छा आराम हो जाएगा। ठीक है, अब जो ये ई खरीद करने वाले जो पहले राज्य बने हैं, ये पोर्टल के माध्यम से किए हुए हैं। इनका जो पोर्टल है वो है मेरा फसल मेरा ब्यौरा, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, ई खरीद पोर्टल। ठीक है, ई खरीद पोर्टल, इसी के माध्यम से हरियाणा गवर्नमेंट ने किसानों से फसल खरीदी है। ठीक है, ये ऐसा पहला राज्य बन गया है हरियाणा, जहां किसानों से ऑनलाइन खरीद की जाएगी फसलों की।
एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, WHO की जो वैश्विक पारंपरिक केंद्र है, औषधि पारंपरिक केंद्र, वो भारत में, इंडिया में खोला गया है, इंडिया में कहाँ खोला गया है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। WHO की वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र, औषधि केंद्र गुजरात के जामनगर में, जामनगर में, गुजरात के जामनगर में खोला गया है। ठीक है, इसकी मंजूरी दे दी गई है। एक योजना चलाई जा रही है, वन नेशन, बजट में इसका मेंशन किया गया है, वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन। वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन कहने ये योजना है, कहने का मतलब ये चीज़ है कि अगर आप कोई गाड़ी लेते हैं, तो जैसे कि आप अभी यूपी में ले रहे हैं तो आपको यूपी में रजिस्ट्रेशन कराना होगा, आप हरियाणा में ले रहे हैं तो हरियाणा में कराना होगा। अब क्या होगा कि अब अगर आप कहीं भी लें तो रजिस्ट्रेशन अब एक होगा, चाहे आप कहीं भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसका रजिस्ट्रेशन एक जगह होगा, वो हर जगह मान्य होगा। ठीक है, अब ये नहीं कि आप यूपी में आए तो यूपी में कराएं, हरियाणा में है तो हरियाणा में कराना होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है guys? तो इसके बजट 2022 और 23 में इस योजना को मेंशन किया गया निर्मला सीतारमण द्वारा। ठीक है, और जैसा कि इसका उद्देश्य मैंने बता दिया है अभी आपसे, कि एक तरीके से पूरे देश में समान प्रक्रिया लागू करना है। ठीक है, रजी पंजीकरण की समान प्रक्रिया लागू करना है। इसका एक फार्मूला है, इसका जो फार्मूला वो 3C पर केंद्रित है। ठीक है, वो केंद्रित है सेंट्रल ऑफ रिकॉर्ड्स, कन्वीनियंस ऑफ रिकॉर्ड्स। ठीक है, और कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स, ये 3C पर केंद्रित है। ठीक है, ये योजना, इस योजना की सबसे जो नंबर दिया जाएगा रजिस्ट्रेशन का, वो 14 अंकों का होगा। ये जरूर याद रख लीजिए, 14 अंकों का होगा। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 14 अंकों का होगा। इसे भूमि का आधार संख्या भी कहा जाएगा। किसी भी चीज का आप अगर रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो उसे मतलब कि भूमि का आधार संख्या कहा जाएगा, 14 अंकों का ये होगा। ठीक है, ये जो रजिस्ट्रेशन होगा आपका, भारत सरकार इसे जो है वो 2023 तक जमीन के सारे रिकॉर्ड्स, ये जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे कोई भी गाड़ी लेंगे तो ये जमीन के सारे रिकॉर्ड्स को एक जगह पर पंजीकरण हो जाएगा आपका, चाहे जहां ले। ठीक है, 14 अंकों का होगा, जमीन के 2023 तक जमीन के का जो रजिस्ट्रेशन होगा, डिजिटाइलाइजेशन कर दिया जाएगा इसका। ये 14 अंकों का पंजीकरण नंबर दिया जाएगा, इसीलिए इसे इसे जो कहा जा रहा है वो भूमि की आधार संख्या कहा जा रहा है। ठीक है, वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन योजना। बाकी गाइस आपको आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।